चलिए जी, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या रिलेशन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, जिसको कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा था इस चीज़ को। अब हम लोग देखते हैं क्या आगे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो उसमें मेनली 4 घटना होती है, 4 फिनोमेना होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तीसरा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और चौथा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट एंड दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। समझ गए? तो लाइट रिएक्शन को हम लोग लिख लें लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 4 जो फिनोमेना होते हैं वो क्या क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, यानी कि जो वाटर यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर यही लाइट रिएक्शन में ही यूटिलाइज होता है और वो ब्रेक होता है। तीसरा होता है हमारा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो इसी दौरान होता है। और चौथा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। इनका फॉर्मेशन, एटीपी हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच एक्चुअली एनएडीपीएच को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये NADPH जो है इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये बातें होती हैं। एक्चुअली निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है और इसको हम लोग कहते हैं कैसे? तो NADP प्लस, इससे इंडिकेट करते हैं। और जब ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है NADPH। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, हम लोग आगे भी देख लेंगे ये किस तरीके से बनता है। तो ये इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्या। चलिए हमको लगता है कि आप यहां तक की चीज़ों को समझ गए होंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। आप देख लीजिए 1 मिनट। चलिए, अब होता है कि लाइट एब्जॉर्ब कैसे होता है, क्या उसके मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन के, क्या तौर तरीका है एब्जॉर्प्शन का, तो इसको हम लोग को समझना जरूरी है। बड़ा ही सिंपल सा बात है। लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्ब करने वाला जो सिस्टम बने हैं वो कहाँ होते हैं? तो ये थैलाक्वाइड जो होता है ना, उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी में ये सिस्टम बने होते हैं। समझ गए? इसी में ये सिस्टम बने होते हैं, ये एब्जॉर्ब करने वाले सिस्टम इसी मेम्ब्रेन में होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखें। यानी हम लोग कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन में जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ लाइट, समझिएगा ध्यान से, बड़े प्यार से,
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसको एब्जॉर्ब करने वाले जो सिस्टम हमने बताया था उसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग इसको ऐसे देखें, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं एक्चुअली ये दो तरह के होते हैं और इनका नाम हम लोग दोनों का नाम देते हैं फोटो सिस्टम 1 और दूसरा नाम होता है फोटो सिस्टम 2। रोमन में हम लोग लिखते हैं। एक्चुअली ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का जो नाम हुआ, ये इनके डिस्कवरी के आधार पर नाम दिया गया है, जैसे इसे खोज हुआ उसके आधार पर नाम दिया गया है। इनके फंक्शनिंग के आधार पर नाम नहीं दिया गया है। रीज़न क्या है, इनका फंक्शनिंग दोनों एक साथ होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं मैक्सिमम जगह पे, समझ गए। तो ये इनका डिस्कवरी के आधार पर नाम दिया गया है, इस बात को हम लोग समझ जाए। अब ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 एक्चुअली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी इसको जो हम लोग कहते हैं LHC का ही ये पार्ट है, समझ गए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। अब ये है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इस बात को तो हम समझ गए हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में होता है, जो हमने अभी बताए थे आपको इस तरीके से कि ये थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो यहीं पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। LHC ये मान लीजिए हम कह दिए 2, तो ये 1, ये लगे होते हैं यहीं पे LHC। और इसी को हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम, भी इसी का नाम देते हैं। जैसे इसको हम लोग कहते हैं ना PS1 PS2, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो यही है PS1 और PS2, यही वाला है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये PS1 PS2 किस तरीके से काम करते हैं या आगे इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग देखने चले। मिटा दें इसको, आप देख लीजिए 1 मिनट, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोग इतना काम कर लिए होंगे। अब हम लोग देखें सिस्टमेटिक समझते चलें तो फोटोसिंथेसिस बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं फोटो सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ PS मतलब फोटो सिस्टम। समझ गए फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, फोटो सिस्टम जो होता है ना, 2 पार्ट का मिलकर बना होता है, यानी कहा जाए कि फोटो सिस्टम 2 पार्ट का मिलकर बना होता है। एक होता है रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर जो होता है ये क्लोरोफिल ए का बना होता है और दूसरा होता है एंटीनी का बना होता है। ये एंटीनी जो होते हैं ये डिफरेंट पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए के मिलकर बने होते हैं, यानी एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए इट इज मेड अप ऑफ hundreds of molecule या more than hundreds of molecule, more than hundreds of molecules of different pigment except chlorophyll ए।
क्लोरोफिल ए को छोड़ करके ये डिफरेंट पिगमेंट के बने होते हैं। एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि फोटो सिस्टम जो होता है दो पार्ट का मिलकर बना होता है। एक रिएक्शन सेंटर होता है जो कि सिंगल मोलेकुल क्लोरोफिल ए का सिंगल मोलेकुल का मिलके बना होता है, और एंटीनी जो होता है वो मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मोलेकुल्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स के मिलके बना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्रोटीन बॉन्ड होते हैं। पिगमेंट्स आर प्रोटीन बॉन्ड, पिगमेंट्स आर प्रोटीन बॉन्ड, मतलब प्रोटीन से बंधे होते हैं। ये बात आप समझ गए? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार नहीं होगा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो इसको ऐसे देखें, देखिए ये भी ना फोटो सिस्टम है। एक्चुअली ये सिंगल, मतलब कहा जाए कि ये सिंगल मोलेकुल जो है रिएक्शन सेंटर है, और इसके अंदर इसके बाद ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ये हैं एंटीनी। एंटीनी, और ये है रिएक्शन सेंटर, ये है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का बना हुआ रिएक्शन सेंटर है। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर। समझ के बात को, ये रिएक्शन सेंटर है और ये क्लोरोफिल ए का बना हुआ है। मतलब हम CHLA लिख दे, चलेगा काम? तो आप इसको अच्छे से ऐसे लिख लीजिए, रिएक्शन सेंटर है। ये रिएक्शन सेंटर एंटीनी मिलके पूरा एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। अब हम देखते हैं, ये रिएक्शन सेंटर, हमने कहा था दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? ये जनरल इसका मतलब स्ट्रक्चर है। किसी भी फोटो सिस्टम का जनरल स्ट्रक्चर है कि वो फोटो सिस्टम दो पार्ट के मिलके बना होगा, एक एंटीनी या दूसरा रिएक्शन सेंटर का मिलकर के बना होगा। तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो देखिए डिफरेंस ये होता है कि फोटो सिस्टम 1 में जैसे PS1 और PS2 की बात करें हम, मतलब फोटो सिस्टम 2 की बात करें हम, तो इसमें रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस होता है। उस रिएक्शन सेंटर जो सिंगल क्लोरोफिल मोलेकुल का मिलके बना होता है, एक्चुअली इन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसका जो पीक एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन पीक कहा जाए, माने एब्जॉर्ब करने का सबसे मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो इसका कैपेसिटी है 700 nm। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन पीक। और PS2 में जो है एब्जॉर्प्शन पीक देखा जाए तो PS2 में एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो है 680 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है। ये डिफरेंस है और यही रीज़न है कि इसमें PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं P700 और इसका जो नाम देते हैं हम लोग P680। ये सबसे बड़ा अंतर है, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। एंटीना का क्या काम है, रिएक्शन सेंटर का क्या काम है? तो देखिए एंटीना क्या करता है कि जो इसके ऊपर लाइट पड़ता है ना, इस लाइट एनर्जी को, जो इनके ऊपर लाइट पड़ता है, इस लाइट एनर्जी को ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। और ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर।
ये एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। यहां ये खुद का तो अपना लाइट एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन एंटीनी भी जितने बाकी लोग हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। आप देख लीजिए रिएक्शन सेंटर दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है PS2 का 680 nm है, और PS1 का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो कितना है, 700 nm है। ये दोनों ही जो हैं रेड रीजन के लाइट हैं, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है 680 nm एब्जॉर्ब कर सकता है, और PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं इसके बाद ये एंटीनी डिफरेंट रीजन के या डिफरेंट रेंज के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल ए की तरफ या रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजता है, अपने अपने जैसा रहा उसके हिसाब से। PS1 में रहा तो P700 nm की तरफ मतलब P700 की तरफ भेजेगा, और PS2 रहा तो P680 की तरफ भेजेगा। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोग भेजते हैं रिएक्शन सेंटर में। यानी ये पूरा क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये साहब मॉनिटर है रिएक्शन सेंटर। समझ गए? आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, यदि आप बनाना चाहें या करना चाहें तो देख लीजिए। अब इसके बाद का हम कहानी देखते हैं क्या होता है। जब ये साहब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनके पास ढेर सारा एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। एक तो खुद का एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी, दूसरा एंटीना के द्वारा भेजा हुआ एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाता है एकदम सोलर प्लेट की तरह। और इसके बाद क्या करते हैं, इसकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि इसके जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ के आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं। तो जब आउटर ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब इसके इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जंप करेंगे, यहां से इसके ऑर्बिट अपना ऑर्बिट छोड़ करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे आउटर ऑर्बिट में। जैसे ही आउटर ऑर्बिट में जंप करेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी ये हाई एनर्जी से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपने ऑर्बिट को छोड़ के आउटर ऑर्बिट में, और वहाँ तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है कि जैसे ही जंप करेगा वैसे ही हम कैच कर लेंगे। एनर्जी वाला इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फिर क्या करता है, एनर्जी से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भेज देता है ये साहब कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको भेज देता है। और इस तरीके से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से वो एनर्जी जो है ATP और NADPH के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, ATP NADPH का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अभी ठीक है, ओके।